मूसा मेरे पास आओ जरा, इधर आओ जनाब छोटे मियाँ। जिंदगी दे माशाअल्लाह। अच्छा जी, तो मुझे बताओ कि आज है 23 मार्च है ना, तो पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं आप? बहुत बहुत ज्यादा। और बड़े होकर आप किसके जैसे बनेंगे या क्या करेंगे? हाँ, मैं सिंगिंग करूंगा। सिंगिंग करोगे? वाह, किसके जैसे सिंगिंग करोगे? बग्गा जी। बग्गा जी के जैसी। चलो शाबाश, आपने बातें सुनी है, कितनी अच्छी अच्छी बातें की है, हम आज हिस्ट्री जान रहे हैं। ठीक है, गौर से सुननी है आपने सारी बातें। ठीक है, और या साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 23 मार्च और आज के दिन की अहमियत की भी हम बात कर रहे हैं। बहसियत कौम, आज के दिन के हवाले से हमें क्या चीज, वो कहते हैं ना कि हम सर से बांध ले पल्ले बांध ले, हमें सीखने की जो जरूरत है आज के इस दौर में। देखिए मेरी बात से पहली बात यह है कि अमूमन मैं मायूस ना होता हूँ ना करता हूँ लोगों को। 1947 में जो पाकिस्तान हमको मिला था, अगर आज हम उसको कंपेयर करें, आप सोच नहीं सके पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव नेशन में बहुत आगे चला गया। हम पता नहीं क्यों। ये 3 करोड़ लोगों का मुल्क था। मैं जब लास्ट टाइम 2016 में 15 में इंडिया गया हूं तो बड़े हालात खराब हो चुके हुए थे। तो ज़ाहिर बात है हालत ये थी कि पूरे 7 लाख लोग जो थे, एक घेटो होता है, एक ऐसी जगह जो इंतहाई गलीज जगह होती है अहमदाबाद के साथ, वो है सुहापुरा। अच्छा। उसमें रहते थे। ना पानी है, ना बिजली है, ना सीवरेज है, ना सारा कुछ। इससे बहुत बुरी हालत है, मुसलमानों की बहुत बुरी हालत। इसी खौफ में बेचारे रहते हैं कि आज हिंदू यात्रा कोई गुजरेगी, अचानक कोई कहेगा इधर से पत्थर आया है और वो लोग मुसलमानों की बस्ती को आग लगाते हैं। खौफ, अपने इलाके को, अपनी जगह को, उसको छोड़ नहीं सकते, उसी में रह जाते हैं इस तरह के। तो वो मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा देखो तुम लोग 1.5 करोड़ थे जब ये मुल्क बना है, तो ये पाकिस्तान में 3 करोड़ हम थे। तुमने कहा नहीं हमें अल्लाह रिस्क यहाँ से देता है, हम यहीं रहेंगे, हम ये है। तुम अल्लाह पे भरोसा नहीं किया, कुछ लोग हिजरत करके आ गए। अल्लाह इस 3 करोड़ की जगह से 22 करोड़ को रिस्क दे रहा है। तुम 1.5 करोड़ को भी दे सकता था उसमें। 3 करोड़ से 22 करोड़। सिचुएशन ये है कि मैं बचपन इसी लाहौर शहर में आना जाना, गुजरात से लेकर आज आप लाहौर शहर में सिर्फ एक वीडियो लेके निकले। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने फल रेडियो पे नहीं देखे थे जितने लाहौर शहर में आपको रेडियो पे फल मिले। मैंने कभी जिंदगी के अंदर इस तरह की कंफर्ट लाहौर के अंदर खाने पीने की दुकानों से लेके, सड़कों से लेके, बाकी सिर्फ आप सोच सकते हैं कि पूरे पुल के अंदर 3 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जब 47 में जब बने। 17 के 18,000 बंदे पे एक डॉक्टर होता था, आज 1400-1500 रुपये। उसके बावजूद कि 1 लाख डॉक्टर हमारा पढ़ के बाहर बैठा हुआ है। असल मतलब पता है क्या है? मतलब पता है क्या पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है? पाकिस्तान के साथ हुआ यह है कि हमें बचपन में जिस मीडियम इंस्ट्रक्शन में पढ़ाया गया ना अंग्रेजी के, तो उसने हमें एक ख्वाब दिखाया है। बच्चे की वॉल होती है ना, उस पर हम पेंटिंग करते हैं। उसने दिखाया है माई समर वाइन इज मेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। उसने दिखाया सिंड्रेला है जो माँ से झूठ बोल के घर से निकलती है। उसने बताया, हर बात है, उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं पढ़ा हुआ कि जिसकी जेब में 30 दिनार होते हैं और वो कहता है कि मेरी माँ ने कहा था झूठ मत बोलना बेचे जान चली जाए। वो सिंड्रेला पढ़ता है। अच्छा, उसको चर्च बेल टॉल्स पढ़ता है, सारा को पढ़ता है। ख्वाब वो इस तरह के देखता है कि जिसके अंदर ये माहौल। इसीलिए मैं जब घर बेच के, गाड़ी बेच के, जमीन बेच के अपने बेटे को ऑक्सफोर्ड भेजता हूँ ना, तो वहां उतरते कहते हैं ये तो मेरी ख्वाबों की दुनिया आ गई। उसको मेरी शलवार कमीज अच्छी नहीं लगती, उसको जहालत की अलामत समझता है। उसको मस्जिद की अजान नहीं पढ़ाई जाती बचपन में। उसको बैल की घंटियों का म्यूजिक नहीं बताया जाता। उसको तो वो बताया जाता है कि वो कैसे जनाब अनार इकट्ठे करके तो उसके अंदर यूं करके बैठा जाता है, उसमें वाइन कैसे बनाई जाती है, वाइन का गाना कैसे होता है। दुनिया में जिस मुल्क ने भी अपने जुबान के अलावा किसी और जुबान से इल्म हासिल किया है, हमेशा आज तक तवल तो 5000 साल की तारीख में एक कौम ऐसी नहीं जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया, तरक्की की। एक सवाल पे गए हैं हमेशा। यूरोप में सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस तबाह हुआ, बेल्जियम तबाह हुआ, पोलैंड तबाह हुआ, जर्मनी तबाह हुआ, सब। कोई एक भी अपना मुल्क छोड़ के नहीं गया। क्यों?
उसने ख्वाब भी नहीं देखा था कि इस मुल्क से अच्छा कोई मुल्क होता है। मेरे अंदर पता है क्या मसला है, मुझे वो पता है कंपेयर क्या करता है, वो कंपेयर करता है इंग्लैंड या जी वो जाहिल आदमी है, देखो शलवार कमीज पहनी हुई है, टाई नहीं, उसको इसको देखें गिलास पकड़ना नहीं आता, इसको कांटा पकड़ना नहीं आता, उसको ये नहीं, उसकी वजह यह है कि उसको बचपन से उसकी ये इतने जालिम लोग हैं कि टार्जन जंगल में रहता है, सुबह नाई उसकी शेव करता है कि कहीं ये बंदा दाढ़ी वाले के साथ, टार्जन अफ्रीका के जंगल में रहता है लेकिन गोरा है कि कहीं काले के साथ मोहब्बत पैदा ना हो जाए। जो बच्चा ये राइम पढ़ेगा, इना मीना मैना मो कैच नाइगर पाइट स्लो इफ इट्स क्लीन लेट हिम गो, एक काला अगर तुम्हारे हाथ में आ जाए उसको यहाँ से पकड़ो, अगर वो साफ है तो उसको जाने दो वरना उसको लेकर मारो, ये पढ़ पढ़ के आप रेसिज्म भी सिखा रहे हैं। हर तरह का आपने एक सुपीरियर कल्चर बताया, इसलिए हम उसको कंपेयर करते। मैं कसम से कहता हूं आज आप जिस चीजें बंद कर दें, आप इस मुल्क के इंडिजिनाइज लोगों से मोहब्बत करना सिखाएं, करेंगे। क्यों हमारा म्यूजिक बैठे हुए हैं, क्यों हमारे म्यूजिक से मोहब्बत खत्म हो गई? इसलिए कि एक आप मैं बीट्स के ऊपर बहस कर सकता हूं कि एक आर्टिफिशियल म्यूजिक है को जमा क्रिएट किया गया। दुनिया साइकोलॉजिस्ट मैं बुनियादी तौर पे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बीट्स हैं, ये सिर्फ लोगों को अराउज करने वाली बीट्स हैं जो कि वक्ती तौर पर फायदा करते हैं। मैं एक आखिरी बात करूंगा, टाइम खत्म हो, एक बंदा रूपर्ट मैर्डॉक जो दुनिया का सबसे बड़ा ये जर्नलिस्ट है जिसके पास 35% टीवी है, वो कहता है इस दुनिया को अपने पीछे लगाना है तो सारा म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक कर दो। जिस दिन आप इलेक्ट्रॉनिक करेंगे लोग ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना बंद कर देंगे। वाह। और बेसिकली उसी की तरफ सर बढ़ रहे हैं, ये जो रोबोटिक वर्ल्ड की बात है, सारे बैठे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, इनको वापस लेके आओ। चूंकि ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे कि जब एक आर्टिस्ट बीइंग अ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में ट्रेवल करता है और जब हमें पता होता है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट में भी शामिल है, तो क्या एहसास उस टाइम होता है? ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खान साहब जरा बातचीत करेंगे इसके ऊपर भी। छोटी सी ब्रेक है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान का खान साहब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या जो सोशल चीज़ें होती हैं, जब कोई गोरा यहाँ पर आता है तो वो बड़ा हैरान होता है कि अरे हमें तो लगा था कि ये तो वॉर जोन पे है, अरे हमें तो लगा था कि यहाँ की ख़वातीन कोई तालीम ही हासिल करती, ये तो बस सबाया पहनती हैं और ये तो, लेकिन वो आके हैरान होते हैं कि यहाँ पर तो मॉडर्न कल्चर भी है और मर्द औरत के शाना बशाना भी है और हर अच्छी चीज़ भी हमारे माशरे में है। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे एक आम शख्स की बात करिए, जब वो स्टोर पर जाता है तो वो अपने आप को इंडियन बताना कई दफ़ा पसंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, या पाकिस्तान की जो इमेज बनाई जा रही थी, जिसको इमरान खान साहब ने केटर भी किया, इस्लामोफोबिया के बारे में उन्होंने इन डिटेल गुफ्तगू की और बताया कि दैट वी आर नॉट टेररिस्ट, और बड़ा फर्क आया उससे। तो जब आप भी ट्रेवल करते हैं और ये जो रवैये या ये जो हवा होती है पाकिस्तान के बारे में, वो कैसा आपके अंदर एहसास उजागर होता है? मैं एक वाकया डिस्कस कर लूं आपसे। मैंने परफॉर्म किया है नॉर्वे में नोबल पीस आर्ट सेंटर के अंदर। वो मैं अपनी कोई तारीफें नहीं करने लगा, अल्लाह मौका दे देता तो बंदा चला जाता। वहाँ पे एक ही तरह की और ये सब मैं देखा जाएगा कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। परफॉर्मेंस से पहले मैं सबको शामिल कर रहा हूँ, तो क्वीन सोनिया उनकी जो क्वीन थी उसने आना था। अच्छा। अब मैं ये सोच रहा था यार क्वीन कहाँ आके बैठेगी? हाँ। ये सारी कुर्सियाँ तो एक जैसी हैं, सारी चेयर एक तरह की रखी हैं। मैंने परफॉर्म करना था और मेरे साथ दुनिया के जो सबसे बड़े म्यूजिशियंस थे, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। उस कंट्री में मैंने 13-14 साल लगातार परफॉर्म किया उस कंट्री में, एवरी ईयर। वहाँ का सबसे बड़ा जो फिल हार्मोनिक बैंड है, अल्लाह ताला के फजल से मैंने उसके साथ गाया 100 पीस ऑफ बैंड के साथ। वहाँ पे उनका जो ओपेरा सेंटर है, न्यू ओपेरा हाउस, जहाँ पे पेवरोटी ने गाया है, वहाँ पे एजाज है नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब और मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का क्या बात है। और उन्होंने उस ओपेरा सेंटर की ब्रिक उतार के उस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। वो मेरा नाम नहीं है, वो मेरी कंट्री का नाम, पाकिस्तान का नाम, वो मेरा नाम नहीं है। दैट इज नॉट माय नेम, आई डोंट वांट टू मेंशन माय नेम। और मेरे बुजुर्ग माइग्रेट करके, मैं कम बैक टू दिस इंसिडेंट,
मेरे बुजुर्ग माइग्रेट करके आए, उन्होंने बनते हुए पाकिस्तान देखा। लता मंगेशकर ने मेरे चचा को कहा कि खान साहब वो मुल्क आपके लिए नहीं बना, वो मुल्क बना है ये जो ज़राअत करते हैं उनके लिए बना है, फन के लिए वो मुल्क नहीं बना पाकिस्तान। तो चचा ने कहा कि मैंने पाकिस्तान अपनी आंखों से बनते हुए देखा और मैंने वो तकलीफें और कुर्बानी अपनी आंखों से देखी। वो जो पंजाब में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो मैंने जब क्रॉस किया तो तब मेरा दिल किया कि मैं इसी मुल्क की खिदमत करूंगा। और इसी मुल्क की खिदमत करके उस दुनिया से गए। और हमारी हिस्ट्री है गाने बजाने की 500 साल पुरानी, फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अकबर से शुरू होता है श्याम चौरासी घराना। और देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कितनी बड़ी हिस्ट्री है। कम बैक टू उस वाकये पे, मैं सोच रहा था और ये सब ये क्वीन कहाँ बैठेगी, वो कहाँ बैठेगी, क्वीन चेयर कहाँ है उसकी जो हमारे जो वजीर आला में माफी के साथ जींस तक हमारे यहाँ जो जरदारी साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, नहीं चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी ऐसे इतना सा बंदा होता है, एड्डी बड़ी चेयर होती है इधर के बैठे। कितना बड़ा गुरूर और कितना बड़ा ये नजर आता है। चुप करके वो क्वीन सोनिया आई है और आके उसी चेयर पे बैठी जिस चेयर पे एक आम इंसान बैठा हुआ था। अब मैं किस डेमोक्रेसी का नाम लूं? हम बातें करते हैं एक निजाम तालीम की, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया हुआ है ये वाली राइम्स पढ़ने के लिए, उसमें आप कभी भी उन बातों को डिस्कस नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने गाया वहां पे दी थ्रे गाना है, उनके एक बहुत बड़े पोइट हुए हैं हेनरिक वर्गलांग, उसकी शायरी को पंजाबी में और उर्दू में ट्रांसलेट करके उसको पता था, उसके सामने पेपर पड़ा हुआ था कि ये क्या गा रहा है बंदा। हसी चेहरे से आंचल उठा दे, ये महफिश फकीरों की दुआ ले, इस तरह करके गाना था। तो उसकी ट्रांसलेशन थी, वो सारी तारीफ उनके अपने मुल्क की तारीफ थी कि नॉर्वे के पहाड़ कैसे हैं, नॉर्वे की नदियां कैसी हैं, नॉर्वे का निजाम कैसा है, उसकी तालीम कैसी है, उस पर वो गाना वो बंदा लिख के गया। तो वो खड़ी होगी क्वीन और मुझे इत्तेफाक हुआ कि उनसे मिलने का भी, हाथ मिलाने का भी, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात थी। उधर प्राइम मिनिस्टर ऐसी गलियों में फिरते रहते इसलिए मिल लेते। मैं पिछले कई हजार साल से सोच रहा हूँ कि मैं कभी किसी स्टेट बंदे से मिलूंगा, कभी ऐसा मौका आएगा भी, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं होती। फनकारों को इतनी अहमियत दी नहीं जाती इस कंट्री में। मैं गिला नहीं कर रहा, खुदा की कसम मैं गिला नहीं कर रहा है, लेकिन ये दुख की बात है। हिंदुस्तान के कल्चरल विंग को पाकिस्तानी फनकारों ने, खुदा की कसम ये भी एक वॉर होती है। मैं लड़ने वाला आदमी नहीं हूं, ना मैं किसी के मुल्क की बुराई कर रहा हूं, ना कोई मैं डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा हूं। हमारे मुल्क के आर्टिस्ट नुसरत अली खान साहब ने स्टाइल बदल दिया म्यूजिक का। नजाकत अली, इस्लामत अली के रागों ने स्टाइल बदल दिया उनके। वहां के म्यूजिक डायरेक्टर ने इस बात को माना। क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं? बहुत बड़े काम, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और 100 इयर्स मनाया गया फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हिंदुस्तान की बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। मैंने अपने पाकिस्तान के गाने डलवाए उस फिल्म आने बॉन्ड बैंक में। यार हमारा भी एक हिस्ट्री है हमारे म्यूजिक की, और हमारी फिल्म की एक हिस्ट्री है। क्वीन ने खड़े होके मेरी तारीफ नहीं की, पाकिस्तान की तारीफ। और मेरे साथ मेडोना के जो बड़े जबरदस्त म्यूजिशियन थे, बेसिस्ट थे, वो भी थे। और वो कह रहे थे यार पाकिस्तान की जो कवाली म्यूजिक है और क्लासिकल म्यूजिक है हमें हॉन्ट करता है, क्योंकि हम उनका म्यूजिक लिखा हुआ म्यूजिक है सर, और हमारा म्यूजिक है कि अगर जाने दाने जागा मादानी जाने दाने दा मबदगा, अब इसकी नजर नहीं आ रहा। कौन गद में बियाना ही पूछे मोरी बात कौन। अब मैं इसको 2 घंटे 4 घंटे गा सकता हूं, तो लेकिन उनका म्यूजिक लिखा हुआ, उसके बगैर वो उनकी वायलिन बंद हो जाती है। हालांकि उनकी भी हिस्ट्री इतनी बड़ी है, पेगनेनी है, उनका मोजार्ट है, उनका उनकी भी सिम्फनी। और ऐसी मैंने रॉयल अल्बर्ट में भी बैठ के, और वहां गाया तो नहीं लेकिन बैठ के देखा, और लेकिन दुनिया के बड़े बड़े हॉलों में परफॉर्म किया है, जहां पाकिस्तान की म्यूजिक ने इतना बड़ा नाम दिया पाकिस्तान को कि आपकी सोच हो। लेकिन क्या उतनी पजीराई, मतलब कि क्या हमने हमारे हीरोज को, और ये साहब ये मैं आपको हीरो बनने सॉरी मुझे ये एक बात मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा और बनने दे, थोड़ा सा और मैं तो नलायक आदमी, आप तो लायक लोग हैं जनाब। तफैल नियाजी साहब, क्या बात, इतना बड़ा नाम फोक की, सारी दुनिया उनकी तरफ देख के फोक गाती है। जिसने तफैल नियाजी का फोक सीखना है तो वो तफैल नियाजी साहब की तरफ देखे। तो वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, आखिरी बात फिर आपकी बारी आएगी। तो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे इंडिया का, तो रास्ते में उनके जो फौजी खड़े थे वो कह रहे थे ऋषि मुनि जा रहे हैं, वली गुजर रहे हैं। अरे उनके पैरों को हाथ लगा रहे थे। ये प्यार, मोहब्बत, एहतराम कर रहे थे वो लोग, और पैरों को हाथ लगा रहे थे। जैसे ही वो पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर में एंटर हुए तो हमारे कुछ फौजी भाई, उनको मेरी सलाम है, कहते वो मरासी आगे पांडा आ गया। तो वो उनका बेटा गुस्से से कहता है, जवाब सुनने वाला है तफैल नियाजी साहब, उसका बेटा गुस्से से, उत्थे सानू ऋषि मुनि वली कहंदे ने, इत्थे कहंदे मरासी पंड आ गए।
ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। हाय हाय ये खुद सुनाते होते थे। हाय हाय ਹੁਣ घर आ गए तो पाकिस्तान में बड़ी पजीराई आर्ट की, थोड़ी सी नीयत का फुकदान है, थोड़ी सी नीयत ठीक हो जाए, मैं नहीं कहता सारा जान गौन लप पे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी नीयत ठीक हो जाए, हॉकी भी ठीक हो जाएगी, क्रिकेट भी ठीक हो ही गई है। और जो गाने बजाने की जो जिम्मेदारी है, एक तो पॉप सिंगर बनता है वो 50 लाख मांगता है, अल्लाह उसको नसीब करे 50 लाख, लेकिन एक जो सारी जिंदगी रियाज मेहनत करता है घर में बैठ के और एक मरले में उसकी डेथ हो जाती है, स्टेट की जिम्मेदारी है। आपको पता है पार्लियामेंट में लता मंगेशकर की भी सीट है, आपको पता है रविशंकर भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, आपको पता है वलायत खान भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्यों नहीं मेहंदी हसन साहब की पार्लियामेंट में सीट है? क्यों एक खास किस्म की जात के लोग ही पार्लियामेंट में जाके वोट लेके और एक दूसरे को मार के गोलियों के साथ पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं? वाई नॉट आवर कल्चर? हमने अपनी सियासत में इस बड़े कल्चर को जगह ही नहीं दी, हम जगह दें, खुदा की कसम हमारी इज्जत में इजाफा हो। लेकिन इस बात में मैं कहती हूँ कि कोई शक नहीं है, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री और जैसा म्यूजिक हम बना रहे है ही नहीं और दुनिया में जो ऐसा। आर्टिस्ट हमारे पास हैं, जो टैलेंट हमारे पास है, मैं नहीं समझती कि शायद किसी और के पास है। सर मेरा टर्की जाना हुआ और वहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत उन्होंने की पाकिस्तानियों के साथ और बड़ा लगाव, और कहते हैं वी लव पाकिस्तानी एंड वी लव पाकिस्तान। अच्छा जी, जहां जहां से गुजरे तो हर तरफ से ऐसा ही जो है वो रिएक्शन आए, तो बाद में पता चला कि भाई वो इकबाल से इतनी मोहब्बत करते हैं। फिर इसी तरह एक डेलीगेशन पाकिस्तान ने बोला कि इकबाल हीरो है। दो तारीख बहुत, आपकी तारीख के अंदर आप जब किसी मुल्क के साथ को ताल्लुक बनाते हैं ना, तो तब भी होता। 1920 में यहाँ खिलाफत मूवमेंट चली थी और पाकिस्तान की मुसलमान औरतों ने अपने जेवर जो थे वो भेजे थे वहां पर टर्की में, और वो कहते हैं कि हमारा एक काफी अर्से तक खजाने में वो सोने के सिक्के उन जेवरात से ढल गए, और आज भी वो 1920 के उस रिश्ते को याद करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जापान गया था आज से कुछ 7 साल पहले। जापान में आपको याद है वो सुनामी आया था, हाँ जी, और उस सुनामी के तहत उनका एक इलाका था जिसमें उनका एटमी प्लांट, पाकिस्तानी जो थे, जापानी जो है ना वो ठंडा खाना नहीं खाते, गर्म। इंडिया ने किया यह था कि अपना पूरे का पूरा जो जहाज में भेजा था और अपने इंडियंस बुला लिए थे। पाकिस्तानियों ने चूल्हे लेके गए थे और वो जगह जहां एटमी ताबकारी हिसाब से जहां जापानी भाग गए थे वहां उन्होंने खाना पका कर दिया था। आप सोच सकते हैं कि मैं एक बिल्कुल नई जापानी, मुझे जानते भी नहीं थे, उनको पता चला ये पाकिस्तानी आया हुआ है, एयरपोर्ट से लेके वाह, जहां वहां तक उन्होंने बकायदा वो फूलों का रवश और ये आप जब हैसियत कौम किसी कौम के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता इस्तेवार करते हैं, सदियों तक कायम रहते हैं। यानी वो उसने कहा कि हमारा बादशाह कभी झुकता नहीं है। फर्क आमल था हमारा एम्बेसडर था, कहता वाहिद पाकिस्तानी कौम के लिए झुका था। आप जब रिश्ता कायम करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये टर्की जो आप गई है ना, उसकी बुनियादी इकबाल ने रूमी की वजह से इकबाल के मदार के मट्टी लेके गए हुए हैं और वहां उन्होंने इकबाल का मदार बनाया हुआ है। So true, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए जो है वो स्टीफन हॉकिंग भी कहते हैं कि एवरी रिएक्शन इज कमिंग फ्रॉम एन एक्शन। तो अगर आप किसी को मोहब्बत का पैगाम देंगे तो ऐसा बदले में हो ही नहीं सकता कि आपको मोहब्बत भी मिले। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 23 मार्च और आज के दिन के हवाले से हम बात करें। गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त चल रही। डॉक्टर साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी और एक बड़ा मासूम और आसान सा सवाल पूछना चाहूँगी। हमारे जो अभी की यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, क्या हमें दुरुस्त हिस्ट्री या तारीख बताई जा रही है? बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपके इब्तदाइये से बड़ा खुश हुआ जब आपने क़याम पाकिस्तान को एक रेवोल्यूशन की टर्मिनोलॉजी से यूज़ किया, जो कि मैं कई सालों से क्लासेस में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये यूज़ कर रहा हूँ। एंड आई हैव द रीज़न कि हम अमेरिकन रेवोल्यूशन से किस तरह कम है, हम ब्रिटिश रेवोल्यूशन जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन उससे किस तरह हमारा मुल्क कम है। अच्छा, उस रेवोल्यूशन को लाने में जो यूथ का किरदार था, जैसे कि पहले हमारे दोस्त ने इसका जिक्र किया, तालिब इल्मों का, ख़वातीन का, बच्चियों का, और उसमें तमाम तबकात का, गरीब भी, अमीर भी,
ताजर पेशा भी, ज़राअत पेशा भी, मजदूर भी, हाँ उसमें जैसे औरिया साहब ने कहा चंद एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी, यानी तमाम, और ज़मींदार भी हमारे माशरे का एक हिस्सा थे, उन्होंने भी कुछ ने रोल अदा किया। मगर जो ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिखाया यही था कि ये जन्नत नज़ीर होगा, इस्लामी फलाही जमहूरी मुल्क होगा। ना इस्लामी बना, ना वेलफेयर स्टेट बना, ना ही जमहूरी बना, जैसे कि बात हुई मॉडल। असल में हुआ क्या, इशू क्या है, जब हम मॉडल उठाते हैं ना प्योर एंड सिंपल इंग्लैंड का, अमेरिका का, वो हम लोकल रियलिटीज़ को नहीं जब जानते हैं तो वो नाकाम हो जाता है। हम लोकल रियलिटीज़ में हमें नहीं पता कि हमारे जो मुस्लिम माशरा था हिंदुस्तान में, या वो फ्यूडलर्स थे या फिर लोअर तबका था, मिडिल क्लास थी नहीं, बहुत कम मिडिल क्लास। और जानते हैं औरिया साहब, वो बतदरीज बनी है पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले, और फिर जब वो बनी है वो मिडिल क्लास एक्चुअली इंकलाब का सबब बनती है। वो तो बन गई जब पाकिस्तान बनना था, बाद में हमने सबसे ज़्यादा जिसको नज़रअंदाज किया वो मिडिल क्लास थी और लोअर क्लास थी, और उसमें यूथ और वुमेन थी जिनको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज किया। तो मैं ये समझता हूँ आज भी हमारा 60 to 70% यूथ है, और यूथ और बड़ा बाशऊर यूथ है, मुझसे तो ज़्यादा शऊर रखने वाला है, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज़्यादा, जैसे कि बच्चे ने गाया कितने जज्बे से गाया, कितने अच्छे अल्फाज थे, कितने अच्छे ख्यालात थे। लेकिन ये सिर्फ खान साहब बैठे हैं, ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं ये गानों से एक दफ़ा तो खून को तो गरमा देंगे। वो जैसे औरिया साहब ने कहा कि ऐसा म्यूज़िक जो कि वो आपको सुकून नहीं देगा, एक दफ़ा बलबला दे देगा, लेकिन वो जो सुकून और जो बलबला है, वो जो मटेरियल चेंज नहीं आएगी, वो इंकलाब अमली शक्ल में नहीं नज़र आएगा। जो कि अमेरिका का इंकलाब आया, वो रोज़ बरोज़ एक पावर से सुपर पावर बन गए। हम एक सुपर पावर थी जब बना 47 में, हम मकरूज नहीं थे। हमने 1958 में IMF से कर्जा लिया, उसके बाद से हम दलदल में फंसे हुए। जैसे हमने कहा हमारे डिस्प्यूट इतने थे, ठीक कश्मीर का था और थे, लेकिन जंग नहीं हुई थी 65 से पहले, 71 से पहले बंगाल नहीं बना था, फिर ये बलोचिस्तान का इशू इतना बड़ा नहीं था, फिर ये अफगानिस्तान का, वो कुछ गैर इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे थे जो हमने जिहाद अफगानिस्तान शुरू कर डाला, जो कि हमारा नहीं था। बहरहाल हमारा बनना पड़ा, चूंकि हम सरकार के गुलाम थे अमेरिका के। 9/11 भी हमारा नहीं था, हमने बनना पड़ा। ये जो FTF की बात आपने की, ये तो हम पर पाकिस्तान फोकस्ड जो सेंट्रिक ये पाबंदियां हैं, हमें इससे ईरान का सबक हासिल करना पड़ेगा। हमें आइसोलेशन में चले जाए, हमें क्वारंटीन तो हो ही रहे ना, हम क्वारंटीन में जाते, क्यों ना हम कायद आजम वाला 23 मार्च वाली कौम बनाएं और उस कौम को एक डायरेक्शन दे। और वो डायरेक्शन वही है, जैसे लीडर और उनमें वैसी क्वालिटीज का होना, और नौजवानों में और यूथ में उसी जज्बे का होना भी बहुत जरूरी है। नहीं देखें, एक ये अफसर कहता है कि लीडर आगे लेके आ, तारीख बिल्कुल इसके उलट। कौम पहले उठती है, अल्लाह लीडर अता करता है। 5 साल और ईरानी कौम ना उठती जी, खुमैनी की कब्र का भी किसी को पता नहीं होना था। इराक में बैठे हुए थे, 10 आयतुल्लाह और फौत हो गए थे, एक और हो जाता। अल्लाह का इसूल है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु। तुम जब बदलना चाहोगे तब मैं लीडर छुपाया होता है अल्लाह ने। कायद आज़म जो है 1935 में मायूस होकर चले गए थे, मैं इस कौम के साथ, जिस कौम ने कहा नहीं हम नहीं रह सकते, तो फिर अल्लाह ने कहा जाओ वापस। असल मतलब यह है कि कौम के अंदर, और कौम के अंदर जज्बा पैदा होता है, उसके अंदर एक जज्बे को पैदार करने के बकायदा लिटरेचर, उसका इंटेलेक्चुअल, उसका जैसे कहते हैं तमाम सारे उसको और ये सब कौम की कोई तरबियत भी तो करे ना। बिल्कुल आपने हम लोग मेरी आपकी मुझे तमीज आई जब मैंने किसी यूरोप के मुल्क में जाके रेड बत्ती का एहतराम किया, लाल बत्ती का मुझे सिखाया गया वहाँ पे, और बड़ी देर हो गई थी सीखने में। मेरी गाड़ी भी मैंने लेट ही खरीदी, तो मुझे शर्म आती है इशारा काटते हुए जब मैंने उनको देखा। तो इसका मतलब यहाँ मेरी तरबियत नहीं हुई, पहले मेरी तरबियत वहां जाके हुई। दो चीजें बहुत आपने अच्छी बात की। अक्सर लोग कहते हैं कि दुबई में पाकिस्तानी क्यों अच्छा बिहेव करते हैं, सारे लाइन में। मैंने कहा दुबई में 97% वो लोग हैं कि जिनको हुक्मरान कान से पकड़ेंगे ना, कहेंगे जाओ। मैं कहा पाकिस्तान में ये मुझे इख्तियार दे दो, पाकिस्तान में भी सारे लाइन से लग जाएंगे। मसला पता है क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन हुई है।
कानून को उन्होंने शिद्दत के साथ नाफज किया है। आप सोच नहीं सकते कि जो शेरिफ होता था अमेरिका का, इस तरह की सजाएं दिया करता था कि चेहरा काटने के ऊपर बंदे को खड़ा करके ना 10-10 कोड़े लगा दिया करता था। सर चूंकि टाइम कम है तो मैं मतलब यह है कि सानू लित्र पे नहीं, इसलिए ठीक है। सर जाने से पहले शॉर्ट कमेंट से लेना चाहूंगी कि ये माशरे की तरबियत के लिए या तामीरी किरदार के लिए किस तरीके से हमें अपने आप में बेहतरी या इस्लाह करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात है हमारा जो इंटेलेक्ट, सबसे पहली बात है कुछ भी हो आपकी अपनी कल्चर उस वक्त आएगा जब आप अपनी जुबान के अंदर बोल। हम बहुत मुनाफिक कौम, इसकी पता है क्यों है? हमारी अदालतों की बहस उर्दू में हो रही होती है, हम फैसला अंग्रेजी में लिखते हैं। हमारे डीसी के पास एक बंदा आता है, वो पंजाबी में रोता है, हम उसको ऑर्डर अंग्रेजी में पकड़ा रहे होते हैं। मैं 32 साल सिविल सर्विस में, मैंने शेक्सपियर के ड्रामे लिखने मुझे अंग्रेजी पढ़ाते। पाकिस्तान से जिस दिन एक चीज 5 साल के लिए पाकिस्तान को आप अपने इस जुबान के अंदर इल्म सिखाना शुरू कर दें, खुदा की कसम सर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस ही जो है ना हमारे यहाँ जो एक टैलेंटेड बंदे का जो कॉन्फिडेंस खत्म कर देने वाली बात है वो है कि आप उसको कहेंगे जी अंग्रेजी में चले जाओ। ऐड कर दूं जी जी। मैंने कहीं एक सेइंग पढ़ी है नेल्सन मंडेला की, बहुत जबरदस्त सेइंग। वो कहते हैं कि गरीबी खैरात से नहीं इंसाफ से खत्म होती है। गरीबी को कभी आप खैरात से मेरे वालों 5000 रुपया, मेरे वालों 10, इससे कभी खत्म नहीं। इसी के साथ मैं सारे अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज की इस ट्रांसमिशन पे आप तमाम लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन जाने से पहले जी, जाने से पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी। मैं भी पाकिस्तान हूँ, 2 लाइनें इसकी आप सुनके अब मुझे साथ चाहिए इस नगमे में। ताली हल्की हल्की रखेंगे आप, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, गिले शिकवे अपनी जगह पे हैं। अल्लाह ताला इसको ये कायम है तो हम कायम हैं।